बेवफा 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 वो जाने वाले बाल। गानों और डांस सीक्वेंस के बिना हिंदी फिल्मों की कल्पना करना मुश्किल है। 3 घंटे की फिल्म में बस चंद मिनट के लिए डांसर्स आती हैं और दर्शक जमकर तालियां पीटते हैं। हिंदी सिनेमा के अतीत में झांके तो बहुत सी डांसर्स के नाम उभर कर आते हैं। जब बात डांस की हो, आइटम गर्ल की चर्चा होना स्वाभाविक है। भारत की पहली मशहूर डांसर जिनकी पहचान आइटम गर्ल के रूप में होती थी, वो हेलेन या कुकू नहीं बल्कि एना मैरी यानी अजूरी थी। अजूरी के बारे में बेहद कम लिखा और बताया गया है। यहाँ तक कि आधे हिंदी सिनेमा के लोग इस डांसर के बारे में जानते तक नहीं होंगे। आज हम आपको एक ऐसी ही डांसर से रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में हेलेन कुकू से भी ज्यादा नाम कमाया, लेकिन पहचान मिली तो जीरो, लेकिन असल में थी वो हीरो। तो चलिए आज हम आपको फिल्मों में डांसर के तौर पर नजर आने वाली अजूरी जी से मिलवाते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको हमेशा की तरह याद दिला दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही तमाम पुराने दौर के कलाकारों के बारे में जानकारी लाते रहें। एना मैरी को मैडम अजूरी भी कहा जाता है। अजूरी ने अपनी पूरी जिंदगी डांस के नाम कर दी। भारत में रही तो आइटम गर्ल कहलाई और पाकिस्तान गई तो क्लासिकल डांस से लोगों को रूबरू करवाया। बेंगलोर में जन्मी अजूरी की मां नर्स थी और उनके पिता जर्मन डॉक्टर थे। अजूरी अपने माता पिता के डिवोर्स के बाद पिता के साथ रहीं। पिता चाहते थे कि बेटी डॉक्टर बने, लेकिन अजूरी तो डांस में रुचि रखती थी। धीरे धीरे उन्होंने बैले डांस और पियानो की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। बॉम्बे आने के बाद टर्किश लेखक और एक्टिविस्ट खालिदा अदीब खानम के संपर्क में आई। उन्होंने ही एना मैरी का नाम अजूरी रखा। ये शॉट देकर बनी आइटम गर्ल। पिता की मौत के बाद अजूरी ने खुद को डांस में पूरी तरह से झोंक दिया। एक फिल्म के ऑडिशन में उनसे घड़ा लेकर लहराते हुए चलने को कहा गया। अजूरी ने बड़ी ही बेबाकी से ये सीन किया। इसके बाद फिल्मों में डांस उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। 1935 से 1947 तक वो भारतीय सिनेमा में डांस नंबर्स करती रहीं और आइटम गर्ल बनकर मशहूर हो गईं। अजूरी की पहली फिल्म नादिरा थी जो 1934 में बनी थी। उन्होंने जेंटलमैन डाकू, चाबुक वाली, वतन, भू कैलाश, नई दुनिया, परवाना जैसी फिल्मों में डांस नंबर किए। भारत में उनकी आखिरी फिल्म बहाना थी जो 1960 में रिलीज हुई थी। अन्ना मैरी गुइजेलौर, जिन्हें बाद में अजूरी का नाम दिया गया, इनका जन्म 1907 या 1916 में हुआ था। इस बारे में काफी बहस है क्योंकि उनके जन्म की तारीख सटीक नहीं बताई गई। बेंगलोर में जन्मी एक जर्मन यहूदी पिता और हिंदू ब्राह्मण मां के घर हुआ। सर्जन जनरल गुइजलर, अजूरी जी के पिता जो एक डॉक्टर थे, वो एक सख्त अनुशासनवादी थे। उन्होंने नृत्य को अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय अन्ना यानी अजूरी को बैले सीखने और पियानो बजाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, लेकिन उनका दिल नृत्यों में था जिन्हें वो फिल्मों में देखती थीं। बॉम्बे आने पर प्रसिद्ध मुस्लिम सुधारक और साहित्यकार अतिया फैजी रहमीन ने किशोरी अन्ना को भारतीय शास्त्रीय नृत्य सिखाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें भरतनाट्यम, मणिपुरी और कथक उन्हें सिखाया गया। क्योंकि उनकी रुचि नृत्य में ही थी, उन्हें किसी भी और चीज में जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। अन्ना की पहचान एक नर्तकी के रूप में फिजी रहमीन के 3 कला मंडल में आने वाली एक विजिटर्स, तुर्की लेखिका और राजनीतिक कार्यकर्ता खालिदा अदीब खानम द्वारा और भी अधिक स्पष्ट की गई, जिन्होंने अन्ना का नाम बदलकर अजूरी रख दिया। पर जब खानम ने सुना कि अन्ना को किसी देवी के उपसर्ग से जाना जाता है तो उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा, नाम देवी के बजाय बुतन ए औजरी होना चाहिए। ये बात अमीर खुसरो द्वारा पौराणिक मूर्तिकार अजार द्वारा गढ़ी गई देवी की मूर्तियों की दिव्य सुंदरता के संदर्भ में कही गई थी। एक फिल्म के सेट पर देखे जाने और एक सीन के लिए बर्तन उठाने और कूल्हों को हिलाने के लिए कहे जाने के बाद अजूरी ने 1935 से 1947 तक फिल्मों में एक डांसिंग गर्ल के रूप में नियमित रूप से काम करना शुरू कर दिया।
IMDb और द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन सिनेमा पर उनकी फिल्मोग्राफी में 50 से ज्यादा फिल्मों का एक अंश दर्ज है, जिसमें बताया जाता है कि उन्होंने नृत्य किया है। कुछ प्रचार और अखबारों के लेखों में 200-300 फिल्मों की संख्या बताई जाती है, लेकिन फिर भी हैरानी की बात है कि उन्हें हिंदी सिनेमा में खास पहचान नहीं मिल पाई। बताया जाता है कि 1947 के आसपास उन्होंने एक मुस्लिम नौसेना अधिकारी से शादी की और विभाजन के तुरंत बाद पाकिस्तान चली गईं। नवगठित इस्लामिक राज्य पाकिस्तान में नृत्य के स्थान के बारे में बहस की शुरुआत करते हुए उन्होंने शहर के मौलवियों के हिंसक विरोध के बावजूद रावलपिंडी में पहली शास्त्रीय नृत्य अकेडमी खोली। जल्द ही अजूरी कराची में पाकिस्तान अमेरिकी सांस्कृतिक केंद्र की संस्थापक सदस्य बन गईं और इस्लामाबाद में नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स की बोर्ड सदस्य बन गईं। कहा जाता है कि कवि फैज अहमद फैज ने उनसे कहा था, तुम्हारी शौक मनाने वालों को तुम्हारी कब्र भी खाली लगेगी, क्योंकि तुम नाचने के लिए उसमें से बाहर आओगी। उनकी खूबसूरती और उनके नृत्य किसी को भी अपना दीवाना बना दे। अजूरी बेहद सुंदर नृत्य करती थीं। जब वो 1958 में हिंदी फिल्म बहाना में नृत्य करने के लिए बॉम्बे पाकिस्तान से आई थी और इस फिल्म में अभिनय यानी कि अपना नृत्य करने के बाद वो पाकिस्तान वापस भी लौट गईं। लेकिन जब वो पाकिस्तान गईं और पाकिस्तान की फिल्मों में काम करना चाहा तो उन्हें पाकिस्तान की घिसी पिटी कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं आई। उन्होंने कई सारी फिल्मों को रिजेक्ट किया और आखिरकार अपनी बची कुची जिंदगी को नए सिरे से जीने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दौरे करने शुरू कर दिए, जिनमें सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम के दौरे शामिल हैं, जिन्हें काफी सराहना मिली। 1977 में जनरल जिया उल हक द्वारा मार्शल लॉ लागू करने, कला परिषदों को भंग करने, मंच पर महिलाओं के नृत्य को गैर इस्लामिक बताकर प्रतिबंधित करने के बाद अजूरी ने अपने जीवन के अंतिम 2 दशकों को घर पर और रावलपिंडी के स्टेशन स्कूल में नृत्य सिखाने में बिताए। उनका नृत्य जीवन था, लेकिन जब तक वो भारत में रहीं तब तक उनके पिता के अलावा किसी ने भी नृत्य के लिए उनको नहीं रोका। लेकिन जब वो फिल्मों में नृत्य करने लगी तो उनके पिता भी उनकी जीत के आगे हार गए और जब वो पाकिस्तान में है तो उनके नृत्य पर काफी सवाल उठाए गए। उनके नृत्य को धर्म से जोड़ा गया, महिलाओं के लिए गलत आकर्षण बताया गया, बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है ऐसा भी कहा गया और हार कर उन्होंने नृत्य को अलविदा कह दिया। उन्होंने जब पाकिस्तान की फिल्मों में काम करना शुरू किया तो उनके कपड़ों को लेकर, उनके डांस को लेकर, उस दौर में उनके औरत होने के मान मर्यादा को लेकर अखबारों की हेडलाइंस भरी रहती थीं। उनके बारे में तरह तरह की खबरें छापी जाती थीं। हिंदी सिनेमा के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनके डांस से इतने प्रभावित थे कि उन्हें फिल्मों में लेने के लिए जान लगा देते थे। उनके नृत्य वाकई बेहद बेहतरीन थे। जहां एक तरफ भारत में उन्हें लोकप्रियता मिल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। जिस वक्त अजूरी जी नृत्य को अहमियत दे रही थी, उस वक्त महिलाओं को घूंघट में रहना, उनकी मान मर्यादा, बोलने का तरीका, उठने बैठने को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जाते थे। यही वजह थी कि इन्हें भी इन सभी चीजों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन सबको पीछे छोड़ते हुए उन्होंने नृत्य को अपना सब कुछ माना और डांसर के रूप में हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई। यहाँ तक कि उनके बारे में ये भी कहा गया कि ये आने वाली पीढ़ी के लिए घातक साबित हो सकती हैं। अगर इन्हें नहीं रोका गया तो आने वाले समय पर ये मंच की वजह से हमारे सर पर नाचेंगी। लेकिन इस महान अदाकारा डांसर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम इन्हें नमन करते हैं। भले ही आज ये अदाकारा हमारे बीच में ना हो, लेकिन इनके द्वारा दिया गया हिंदी सिनेमा को योगदान हमें हमेशा याद रहेगा। भारत में उनकी आखिरी फिल्म बहाना थी जो 1960 में रिलीज हुई थी। 1960 में वो अपने पति के साथ पाकिस्तान चली गईं। वहां जाकर उन्होंने क्लासिकल डांस एकेडमी खोली जहां वो लड़कियों को डांस सिखाती थीं। धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों में काम करना कम कर दिया। 1998 में पाकिस्तान में उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।